Evening student, today I am discuss the very important topic, that is properties of engineering material. Now in this properties of engineering material, first of all we will discuss the chemical properties. The chemical properties are the material characteristics that are related to the structure of material and its formation from the element. Chemical properties constitute mainly the structure and the composition of material. Physical properties are the characteristics of material that are determined by the nature. The important physical properties include the color, density, composition, structure, and thermal conductivity, corrosion, resistance, and expandability. Corrosion, resistance, and expandability. तो बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी हैं डेंसिटी, कंपोजिशंस, structure, thermal conductivity, corrosion, expandability, etc. The mechanical properties are the characteristics of material that are displayed when the force is applied to the material. They usually relate to elastic and elastic behavior of the material. The important mechanical properties are the hardness, strength, toughness, modulus of elasticity, endurance limit, hardness, creep, yield stress, malleability and ductility, toughness, etc. चलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस मटेरियल की। होमोजीनियस मटेरियल ऐसे मटेरियल को बोला जाता है जिस मटेरियल में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द सिस्टम चेंज नहीं होती, सेम रहती हैं। ऐसे मटेरियल को हम होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। आइसोट्रॉपी मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिस मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती। एंड आइसोट्रॉपी मटेरियल ऐसा मटेरियल रहता है जिस मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं सिस्टम में, मटेरियल की। चलिए अब हम समझते हैं इलास्टिक मटेरियल एंड इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें अगर किसी बॉडी के ऊपर हम लोड लगाएं और लोड लगाने के बाद जब हम उस लोड को हटाएं तो बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर इसके ऊपर और इसके आगे लोड लगाया जाए और अपनी पोजीशन को बॉडी जो है रीगेन ना करे, अपनी पोजीशन को बॉडी अगर रीगेन ना करे तो वो उसकी प्लास्टिक लिमिट होती है। तो इलास्टिक लिमिट के ऊपर जब हम और लोड लगाते हैं तो इलास्टिक मटेरियल प्लास्टिक लिमिट में चेंज हो जाता है, इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक लिमिट में चेंज हो जाती है। इस चीज़ को अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, जैसे आपके बॉल पॉइंट पेन की स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को अगर हम पूरी ताकत से खींच दें तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकती। इट मीन्स हमने एक लिमिट से ज़्यादा उसके ऊपर लोड लगा दिया तो वो इलास्टिक लिमिट से प्लास्टिक लिमिट में चली गई। एक लिमिट तक वो इलास्टिक लिमिट में थी, अगर हमने उससे ज़्यादा उसको इलांगेट कर दिया तो वो इलास्टिक से प्लास्टिक लिमिट में चली गई। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा, इलास्टिक एंड प्लास्टिक लिमिट। इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो अगर किसी बॉडी के अंदर 5% से ज़्यादा इलांगेशन होता है, 5% से ज़्यादा अगर उसकी लेंथ में इलांगेशन होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, और अगर 5% से कम इलांगेशन होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है ब्रिटिलिटी की। तो ब्रिटिलिटी एंड डक्टिलिटी के अंदर यही बेसिक डिफरेंस होता है। तो लैक ऑफ डक्टिलिटी को हम ब्रिटलनेस में काउंट करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बीच में क्या अंतर होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को इसी में होता है। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि डक्टिलिटी एक यूनिट डायरेक्शन में चेंजेस होता है क्रैक होने से पहले, और मैलिएबिलिटी सभी डायरेक्शन में अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो क्रैक होने से पहले तक, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम मैलिएबल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, मैलिएबिलिटी, और ऐसे मटेरियल को मैलिएबल मटेरियल बोलते हैं। तो कॉपर, गोल्ड ये आपका मैलिएबल मटेरियल है। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के अंतर यही सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है।
डक्टिलिटी जो होता है आपका, वो एक डायरेक्शन में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं, और जो सभी डायरेक्शन में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रैक होने से पहले तक अगर किसी मटेरियल में होता है तो वो उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हार्डनेस, टफनेस एंड स्ट्रेंथ की। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड फ्रैक्चर को कोई बॉडी कितना रेजिस्ट कर सकती है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ उसकी हार्डनेस होती है। टफनेस, फ्रैक्चर से पहले कितने एनर्जी को शॉक्स के रूप में एब्जॉर्व कर सकता है कोई मटेरियल, दैट इज़ नोन एज द टफनेस। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो नीचे का पोर्शन रहता है कर्व के, दैट इज़ नोन एज द टफनेस। स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर को कितना रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज़ नोन एज द स्ट्रेंथ। फ्रैक्चर को हम कितना रेजिस्ट कर सकते हैं इसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ के बीच में यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं कोल्ड शॉर्टनेस, रेड शॉर्टनेस एंड हॉट रेडनेस के बारे में। तो कोल्ड शॉर्टनेस, अगर किसी मटेरियल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर तक अगर उसको रखा जाए तो ऐसे मटेरियल को हम कोल्ड शॉर्टनेस कहते हैं। तो ऐसे मटेरियल में अगर ब्रिटलनेस आ जाए, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे तक अगर हम उसको रखें और उसमें ब्रिटलनेस आ जाए तो ऐसे मटेरियल को हम कोल्ड शॉर्टनेस बोलते हैं। एंड रेड हॉटनेस, अगर किसी मटेरियल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर तक अगर हम उसको गर्म करें तो उस समय जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर करें तो उसकी ब्रिटलनेस जो उसकी होगी, दैट इज़ नोन एज द रेड हॉटनेस। हॉट रेडनेस ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की जिसके अंदर अगर कोई टूल है वो उसको अगर हम गर्म करें तो वो क्रैक नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल को रेड हॉटनेस बोलते हैं। इसके बाद मशीनेबिलिटी, एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है मशीन की जिसके अंदर कोई भी मटेरियल ईज़िली मशीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, दैट इज़ नोन एज द मशीनेबिलिटी प्रोसेस। आई थिंक सो आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। थैंक यू।